Hello everyone. Yesterday you read about July 1830 revolution. Today I would like to tell you about 1848, the revolution of the liberal. कल हमने सिलेसिया गांव की कहानी भी पढ़ी, जिससे ज्ञात हुआ किस तरह कॉन्ट्रैक्टर वीवर की वेजेस कम कर देते थे। यूरोप में ये चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई थी और समय समय पर ये बेरोजगार गरीब स्टार्विंग पीजेंट्स रिवॉल्ट करते रहते थे। पैरेलल टू दिस इन फ्रांस a revolt took place in 1848 by educated middle class had brought about the abdication of monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. एक तरफ यूरोप में बेरोजगार लोग दंगे कर रहे थे, दूसरी तरफ 1848 में जुलाई में एक एजुकेटेड मिडिल क्लास ने फ्रांस में रिवॉल्ट किया, जिससे राजा का एब्डिकेशन हुआ और एक रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में किंग रूल करने लगा और संघ में जो जेंट्स लोग थे उनको वोटिंग का राइट दिया गया। यूरोप के दूसरे देशों में फॉर एग्जांपल जर्मनी, इटली, पोलैंड में ये जेंट्स और लेडीज़ लिबरल मिडिल क्लास के इकट्ठे हुए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और नेशन यूनिफिकेशन की डिमांड की। They took advantage of growing popular unrest to push their demand for creation of nation state on parliamentary principles. जर्मन रीजन में मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन and rich artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. On 18 May को 831 elected representative marched in a festive procession, means बहुत ही जोर शोर से गाजे बाजों के साथ to take the place in the Frankfurt Parliament convened in the Church of Saint Paul. वहाँ पर एक चर्च थी जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल की। वहाँ पर 831 लोग गए मार्च पास्ट करते हुए खूब जोश से और वहाँ पर उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की। They drafted a constitution for a German nation to be headed by monarchy. वहाँ उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसमें कि राजा को हेड बनाया गया, सब्जेक्टेड टू अ पार्लियामेंट, लेकिन वो पार्लियामेंट के रूल के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करेगा। When the deputies offered the crown on this term to Frankfurt William IV, King of Prussia, जर्मनी में प्रशिया का किंग था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। जब डिप्टीज ने रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्राउन ऑफर किया इन शर्तों पर कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्लियामेंट होगी, उसके अंडर में मोनार्क रूल करेगा, तो उन्होंने क्राउन को प्रशिया का जो किंग था उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसको ऑफर किया। ही रिजेक्टेड इट, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क, और दूसरे जो मोनार्क थे उनके संग ज्वाइन होकर अपोजिशन किया इलेक्टेड असेंबली का। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, और मिलिट्री भी बहुत स्ट्रांग हो गई और एरिस्टोक्रेसी किंग लोग बहुत मतलब एक साइड में तो मिडिल क्लास के लोग थे 831। उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बनाए, वहाँ पर एक पार्लियामेंट बनाई, कहाँ, सेंट पॉल, एक चर्च थी फ्रैंकफर्ट में, वहाँ पर। वहाँ डिसाइड किया जो मोनार्क हैं वो पार्लियामेंट्री
लाइन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रूल करेगा। और जब उसने ये जो क्राउन था वो प्रशिया के किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को ऑफर किया, उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने और मोनार्क बुला लिए, मिलिट्री बुला ली। मोनार्क, एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री ये स्ट्रांग हो गई। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, और जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी 831 लोगों की, वो एकदम हार गई। इरोडेड माने खत्म हो गई। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई मिडिल क्लास who resisted the demand of worker and artisan and consequently lost their support। लेकिन उन लोगों ने वर्कर की जो डिमांड थी, वर्कर की और आर्टिसंस की, वो डिमांड नहीं रखी। धीरे धीरे उनका भी सपोर्ट खत्म हो गया। मीन्स ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई। लेकिन फिर भी जो किंग की जो पहले की जो पोजीशन थी, वो किंग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बाद कभी भी उस पोजीशन पर नहीं आ पाए। वो इतने स्ट्रांग कभी नहीं हो पाए जितनी कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के पहले थे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कन्वीन्ड हुई, इसमें लेडीज़ ने, वुमेन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने भी मार्च पास किया। लेकिन वो उन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, फाउंडेड न्यूज़पेपर अपने फाउंड किए, और पॉलिटिकल मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट किया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड टू सफरेज राइट। आपको मालूम है कि फ्रांस में लेडीज़ को वोटिंग राइट कभी नहीं दिया गया था, और वो अपने पॉलिटिकल राइट की डिमांड कर रही थी। जब ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली when the Frankfurt Parliament convened in Church of St. Paul, women was admitted only as observer। जब ये पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट में बन रही थी, उस समय लेडीज़ को एक ऑब्जर्वर की तरह ही रखा गया। उनका स्टेटस एक ऑब्जर्वर की तरह ही था। मीन्स लेडीज़ को वोटिंग राइट फिर भी नहीं दिए गए। एट लास्ट इन 1946 फ्रांस में लेडीज को वोटिंग राइट मिला। इन दिस चैप्टर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। पर पहले हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। हमें मालूम है जर्मनी एट दैट टाइम 39 स्टेट्स में डिवाइड था, जिसमें प्रशिया जो था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। और यहाँ के जो किंग थे वो थे केसर विलियम फर्स्ट, और चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क। जब भी मिडिल क्लास के लोगों ने जर्मनी को यूनाइट करना चाहा, तब जंकर जो प्रशिया के बड़े जमींदार थे, लैंड ओनर थे, जंकर्स, मिलिट्री, मोनार्की, उन सब लोगों ने उसका अपोजिशन किया। लेकिन फिर बिस्मार्क ने ही इस काम को करने का बीड़ा उठाया, उसने ही इस काम को करने की जिम्मेदारी ली। और बिस्मार्क ने जब जर्मनी को यूनाइट करने का किया, तो ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ने उसकी हेल्प की। और इस तरह उसने 7 इयर्स में 3 लड़ाइयाँ लड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, जिसमें प्रशियन आर्मी जो थी विक्ट्री हुई, एंडेड एंड प्रशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। जब प्रशियन आर्मी इन 3 लड़ाइयों में जो 7 सालों में बिस्मार्क ने लड़ी, उसमें प्रशियन आर्मी जो थी वो जीत गई, और इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। In Germany, in January 1871, the Prussian King William I was proclaimed German Emperor। जो प्रशिया का किंग था विलियम फर्स्ट, वो जर्मन का एम्परर बना। एक वर्साइल में एक सेरेमनी हुई, उसमें बहुत ही कोल्ड मॉर्निंग थी। 18 जनवरी 1871 में एक असेंबली हुई
जिसमें सारे जितने भी जर्मन स्टेट थे उनके प्रिंस आए, रिप्रेजेंटेटिव आए आर्मी के, और इम्पोर्टेंट रशियन मिनिस्टर आए, संग में चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। ये सब इकट्ठे हुए एक हॉल था, अनहीटेड हॉल, वर्साइल में के पैलेस में, वहाँ इकट्ठे हुए। और वहाँ पर जर्मन एम्परर बनाया गया केसर विलियम फर्स्ट को, जो कि प्रशिया का किंग था। और नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस जर्मनी में थी वो प्रशियन स्टेट के कारण ही जर्मनी यूनाइटेड हुआ। तो प्रशियन स्टेट की जो पावर थी वो और भी बढ़ गई, और इसके साथ ही और भी वहाँ पर बहुत इम्प्रूवमेंट हुए। फॉर एग्जाम्पल करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम जर्मनी का सब इम्प्रूव हो गया। और वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क बना, और ऑटो वन बिस्मार्क ही एक्चुअल आर्किटेक्ट था जर्मनी की यूनिफिकेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है इटली यूनिफिकेशन। इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ? तो आपको मालूम है कि इटली उस समय 7 पार्ट्स में डिवाइड थी, एक पैचवर्क थी इटली। 1830 में इटली 7 पार्ट्स में डिवाइड थी, और उसमें मज़े की बात ये थी कि 7 पार्ट्स में अलग अलग डायनेस्टी के रूलर रूल कर रहे थे। सिर्फ सर्डिना पीडमोंट एक ऐसा था जहाँ इटालियन प्रिंस जो था वो रूल कर रहा था। ड्यूरिंग द 1830 गिसिसिप मैजिनी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। उसने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था इटली को यूनाइटेड बनाने का। इटली को यूनाइटेड बनाने का इटली के यूनिफिकेशन के लिए उसने एक सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली भी फॉर्म की थी, लेकिन वो अपने इस काम में अनसक्सेसफुल रहा। और सर्डिना पीडमोंट का जो रूलर था वो था विक्टर इमिनल सेकंड। फिर इसी सर्डिना पीडमोंट का जो चीफ मिनिस्टर कैबूर, उसने इटली का यूनिफिकेशन करने का काम स्टार्ट किया। कैबूर जो था उसने यूनिफाई करने के लिए रीजन को जो काम किया वो ना तो रिवॉल्यूशनरी था और ना डेमोक्रेट था। Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. जैसे कि जब उस समय मोस्टली जो एजुकेटेड लोग थे वो फ्रेंच अच्छी बोलते थे, उसी तरह केबूर भी फ्रेंच ज़्यादा अच्छी बोल पाता था, इटालियन लैंग्वेज नहीं बोल पाता था। उसने एक डिप्लोमेसी करी टैक्टफुल, और किसके साथ? सर्डिना पेटमोंट ने ऑस्ट्रिया के साथ। सॉरी, मैं जरा गलत बोल गई। उसने जो कैबूर था वो बहुत ही डिप्लोमेटिक था, एक होशियार मिनिस्टर था। उसने 1858 में फ्रांस के संग एक ट्रीटी की, एक समझौता किया, और इसके बाद उसने ऑस्ट्रिया को 1859 में लड़ाई में हरा दिया। इसके बाद उसकी जो ट्रूप्स थी गैरीबॉल्डी के अंडर में, जो ट्रूप का हेड था गैरीबॉल्डी, उसने भी ज्वाइन कर ली इटली को यूनाइटेड करने का बीड़ा उसने भी उठाया। और वो लोग 2 सिसिलीज, एक जो अगला पार्ट था, वहाँ पहुँचे। वहाँ के फार्मर्स ने ही गैरीबॉल्डी का साथ दिया, और 2 सिसिलीज और ऑस्ट्रिया को हराने के बाद इटली अपने आप ही यूनाइटेड हो गया। 1861 में इटली का यूनिफिकेशन पूरा हुआ।
और आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम ब्रिटेन और इम्पीरियलिज्म एलेग्री के बारे में